हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो भी डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स को रिसीव होती है तो वो किस तरीके से उनके हैंड्स में टैक्सेबल होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी पर्सन को डिविडेंड 3 जगह से मिलता है। अगर उसे फॉरेन कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो उसे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। अगर उसने डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो उसे डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। और अगर उसने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बाय की हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। पहले बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। अगर कोई फॉरेन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में ही टैक्सेबल होता है एट द एप्लीकेबल स्लैब रेट। यानी कि जो भी उस इंडिविजुअल का स्लैब रेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। तो अगर कोई असेसी 5% के स्लैब रेट में आता है तो वो 5% से टैक्स पे करेगा। कोई 20% वाले स्लैब रेट में आता है तो वो 20% से टैक्स पे करेगा। तो असेसी का जो भी स्लैब रेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस असेसी इनकर्ड करता है डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए उसका डिडक्शन उसको अलाउ किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं तो वो अपने डिविडेंड इनकम में से उसको माइनस कर सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने लोन लिया है और लोन लेने के बाद उसने शेयर्स को खरीदा है उन पैसों से तो उसका जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा उसका डिडक्शन भी वो क्लेम कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है ताकि वो शेयर्स खरीद सके, उसके ऊपर वो 10% इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि 10,000 रुपीज का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर उसे डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है उन्हीं पैसों से 50,000 रुपीज की। तो उसका जो नेट डिविडेंड इनकम होगा जिसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा वो हो जाएगा 50,000 रुपीज जो उसका डिविडेंड इनकम है, माइनस इंटरेस्ट जो वो पे कर रहा है। तो उसका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो यानी कि नेट डिविडेंड इनकम जिसके ऊपर अब उसको टैक्स देना होगा वो आएगी 40,000 रुपीज की। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034। अब शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो उनको लगता है कि हमारी इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होगा वो कंपनी ही पे करेगी अंडर सेक्शन 1150। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो सेक्शन 1150 के अंदर टैक्स पे करेगी एट द रेट 15%। जो भी एक्सपेंसेस असेसी उस डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए करेगा उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। देखिए जब हमारी इनकम ही एग्जेम्प्ट है, जब मुझे इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस मैं इनकर कर रही हूँ, कलेक्शन चार्जेस है, इंटरेस्ट है, उसके लिए कोई इनकम तो होनी चाहिए ना जहां से हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो जब मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस का भी मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब बात करते हैं सेक्शन 115 बीबीडीए की। ये एक न्यू सेक्शन है जो कि 2016 के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर डोमेस्टिक कंपनी से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। और 10 लाख से जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। ऑल्दो जो कंपनीज है वो ऑलरेडी इस डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुकी है 15% के रेट से। तो ऐसा क्यों है कि कंपनी से भी टैक्स लिया जा रहा है 15% और अब इन्वेस्टर के ऊपर भी एक और टैक्स लगा दिया गया है 10% के रेट से। तो इसके पीछे का जो पर्पस था वो ये था कि गवर्नमेंट कहती है कि ये जो लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो डिविडेंड से आ रही है, यानी कि 10 लाख रुपए की इनकम से भी ज्यादा जो है उनको डिविडेंड से रिसीव हो रहा है। तो अगर हम किसी की इनकम 10 लाख तक होती है तो हमें पता है कि 10 लाख से इनकम जितनी ज्यादा होती है तो वो 30% के हिसाब से उसका टैक्स बनता है। तो अगर आप 10 लाख रुपीज से भी ज्यादा डिविडेंड अर्न कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स बनता था वो उसके ऊपर 30% के हिसाब से बनता था। बट कंपनी से लिया जा रहा है 15%। तो गवर्नमेंट को तो लॉस दिखाई दे रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कंपनी से तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेंगे ही लेंगे 15% के हिसाब से, अब हम शेयर होल्डर्स से भी टैक्स लेंगे 10% और। तो अगर कोई शेयर होल्डर है जिसकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो उनको 10% और टैक्स देना होगा डिविडेंड इनकम के ऊपर।
रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कलेक्शन चार्जेस या इंटरेस्ट इनकम, अगेन वो इस सेक्शन में भी हमें अलाउड नहीं है। तो कोई भी डिडक्शन हमें अलाउड नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिविडेंड इनकम। चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो टोटल डिविडेंड किसी पर्सन को रिसीव हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी से 22 लाख रुपीस का और फॉरेन कंपनी से 3 लाख रुपीस का। तो पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड को ट्रीट देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका। तो हमें पता है कि 10 लाख रुपीस तक जो भी हमें डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अंडर सेक्शन 1034 वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मिल रहा था 22 लाख रुपीस का, तो 10 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया है। तो बाकी का जो 12 लाख होगा उसके ऊपर हमें 10% टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BBDA। तो 12 लाख रुपीस का 10% हम पे करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपीज। तो डोमेस्टिक कंपनी से मिले हुए डिविडेंड के ऊपर 1,20,000 रुपीज टैक्स पे करना होगा। अब उसे फॉरेन कंपनी से मिल रहा है 3 लाख रुपीस का डिविडेंड। तो जो भी कंपनी से फॉरेन कंपनी से मिलता है वो हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। तो हमें पता है कि 2.5 लाख तक तो हमारा नील होता है, 2,50,000 तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो बाकी का जो 50,000 रुपीज है उसके ऊपर उसे 5% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा जो आएगा 2,500 रुपीज का। तो 50,000 का 5% 2,500, तो उसका जो टोटल टैक्स बनता है डिविडेंड के ऊपर वो होगा 1,20,000 प्लस 2,500 रुपीज। तो टोटल टैक्स वो पे करेगा 1,22,500 रुपीज का। इनकम टैक्स में डिविडेंड में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो होता है नॉर्मल डिविडेंड जो कंपनी बोल कर देती है कि हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, और दूसरा होता है डीम्ड डिविडेंड, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में जो कि एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है बट टैक्सेशन पर्पस के लिए इनकम टैक्स मान लेगा कि ये ट्रांजैक्शंस भी डिविडेंड है, तो वो होता है डीम्ड डिविडेंड। अगर आपको डीम्ड डिविडेंड में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपको उसके बारे में जानना है तो आप लोग आई बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। डीम्ड डिविडेंड जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर बताया गया है, उसके अंदर 5 सब क्लॉजेज हैं A, B, C, D एंड E। तो A, B, C, D का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारे नॉर्मल डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि कंपनीज इसके ऊपर DDT पे करेंगी 15% के अकॉर्डिंग और शेयर होल्डर्स के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये जो सब क्लॉज E है इसका ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट है। कंपनीज इसके ऊपर भी DDT पे करेंगी बट 15% से नहीं, वो पे करेंगी 30% से, यानी कि 30% का DDT वो पे करेंगी। और अगेन ये भी डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स की हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए जो भी प्रोविजंस हमने अभी तक पढ़े हैं उनको एक बार समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है तो वो कंपनीज को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना बल्कि शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स देना है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है तो डोमेस्टिक कंपनी 2 टाइप्स के डिविडेंड देगी, या तो जो नॉर्मल डिविडेंड होता है जिसे कंपनी बोलकर देती है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, या फिर डीम डिविडेंड देती है जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज A, B, C और D। तो ये जो अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनीज उसके ऊपर 15% के अकॉर्डिंग DDT पे करेंगी अंडर सेक्शन 115O, और वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034। बट अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाता है वो डिविडेंड तो वो अंडर सेक्शन 115 BBDA के अकॉर्डिंग 10% से ऊपर हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी 10 लाख से ज्यादा होगा। अब जो लास्ट क्लॉज था डीम डिविडेंड का जो कि था क्लॉज E, उसके ऊपर कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेंगी एट द रेट 30%। तो अगर कंपनीज टैक्स पे कर रही हैं तो शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034। और ये जो हमारा सेक्शन था 115 BBDA वो सब क्लॉज E के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो 10 लाख वाली लिमिट है इसके ऊपर शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं पे करना। अब देखिए ऑलरेडी कंपनी जो है वो 30% टैक्स पे कर रही है ना, तो जब कंपनी से 30% टैक्स लिया जा रहा है तो शेयर होल्डर्स दोबारा से टैक्स क्यों पे करेंगे। तो इसलिए डीम्ड डिविडेंड के क्लॉज E के अंदर शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन की 10 लाख रुपीज से ज्यादा भी अगर कोई शेयर होल्डर रिसीव कर रहा है तो भी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से मिले हुए डिविडेंड की। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो उनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग। अब उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट किसी ना किसी से तो टैक्स लेगी। तो अगर यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो
म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115R। अब ये जो टैक्स देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनीज को, वो डिपेंड करता है कि जो हमारे फंड्स हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है या फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स है। तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं तो उसके ऊपर उनको डीडीटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो इसमें 10% टैक्स पे करेंगे प्लस 12% सरचार्ज एंड प्लस 4% सेस। तो टोटल जो इफेक्टिव रेट निकल कर आएगा वो आएगा 11.648%। बट अगर उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डेट ओरिएंटेड है तो उस पे म्यूचुअल फंड कंपनीज को डीडीटी पे करना पड़ेगा 25% के अकॉर्डिंग, और उसमें 12% सरचार्ज और 4% सेस को ऐड कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव रेट आएगा 29.12%, यानी कि अराउंड 30% के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज को डीडीटी पे करना होता है। अब जब कंपनीज डीडीटी पे कर रही हैं तो वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो चलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है उसको भी एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड है तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज उसके ऊपर 10% के अकॉर्डिंग डीडीटी पे करेंगी अंडर सेक्शन 115R, और शेयर होल्डर्स के हैंड में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसके ऊपर अगेन कंपनी ही डीडीटी पे करेगी एट द रेट ऑफ 25%, सेम सेक्शन 115R, और यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।